अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आलिया हसन फ्रॉम IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज हम प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ की जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर फॉर्मल इंस्टीट्यूशन और हर फॉर्मल एनवायरनमेंट में एक बेस्ट और ऑथेंटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है, एंड दैट्स लेटर राइटिंग। अगर आपको याद हो, आपका चैप्टर नंबर 2 है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। उसी चैप्टर में आपको बहुत सारे तरह के लेटर्स की क्लासिफिकेशन समझाई गई है, जिसमें आपको कई तरह के लेटर्स डिफरेंट सिचुएशंस पे लिखने के लिए सिखाए गए हैं। आज हम उसी में से सबसे इम्पोर्टेंट चीज को फोकस करेंगे, एंड दैट इज लेटर फॉर्मेट। फॉर्मेट किसी भी प्रोफेशनल राइटिंग या किसी भी ऑफिशियल राइटिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो इसलिए कि हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन और हर तरह के ऑफिशियल इन्वायरमेंट का एक डेकोरम होता है, यानी कि एक माहौल होता है। और अगर आप उस डेकोरम से हट के बहुत कैजुअल वे में लोगों को एड्रेस करें या उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, तो वो बहुत दफ़ा अनएथिकल और बहुत ही ज़्यादा नॉन सीरियस समझी जाती है। अनएथिकल इसलिए क्योंकि आप नहीं जानते कि एक प्रोफेशन में कितने डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स और एक्सपीरियंसेस से लोग आए हैं। वो एक डाइवर्स एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर आए हैं। तो वहाँ अगर आप अपने हिसाब से ही लोगों को डील करेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाले को ये बात सही लगी या नहीं लगी, एंड दैट इज़ नॉट योर कंसर्न, तो ये बात खराब हो सकती है। तो दैट्स कॉल्ड एथिकल इश्यूज। सो एथिकल इश्यूज को कंसिडर करते हुए हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करनी पड़ती है कि हमारी हर बात का एक फॉर्मल फॉर्मेट हो या एक फॉर्मल स्ट्रक्चर हो। अगर हम कोई ओरल डिस्कशन भी स्टार्ट करते हैं, जिसे हम मीटिंग्स या किसी किस्म की प्रेजेंटेशंस या कॉन्फ्रेंसेस कहते हैं, या इवन वन ऑन वन डिस्कशन या इंटरव्यूज हम कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो उसका भी एक फॉर्मेट होता है, एक डिज़ाइन होता है जो प्री स्ट्रक्चर्ड होता है। प्री स्ट्रक्चर्ड यानी कि वो काम करने से पहले हमने उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ होता है और हमें पता होता है कि हमें एक इंटरव्यू कंडक्ट करने में ये क्वेश्चंस करने हैं। हमें कोई मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक एजेंडा लिस्ट बनानी है, जिसमें हमें पता होगा कि हम आज की मीटिंग में कौन-कौन सी बातें डिस्कस करने वाले हैं, एंड सो ऑन। So similarly, for writing skills and for writing purpose also, we have certain structures, जिसे हम format कहते हैं। Now letter का format एक जनरल फॉर्मेट है। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी लेटर, चाहे वो किसी भी क्लासिफाइड स्टाइल का लेटर हो, उसका फॉर्मेट एक ही होगा, ठीक है? तो आज हम उस फॉर्मेट को फोकस करते हैं और उस फॉर्मेट पे आप देखेंगे आगे चल के कि फॉलो अप, इंक्वायरी, कंप्लेन, परसुएसिव और कवर लेटर, सारे इवन सेल्स एंड मार्केटिंग लेटर, ये सारे लेटर्स जो हैं वो उसी फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। सिर्फ उनका कंटेंट चेंज होता रहेगा, यानी कि उनके अंदर जो बात हम लिख रहे हैं वो हम चेंज करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी हम उस हिसाब से कंटेंट डेवलप करेंगे और चेंज कर देंगे, लेकिन फॉर्मेट हमारा एक ही रहेगा। क्योंकि अगर हम फॉर्मेट चेंज करेंगे या हम फॉर्मेट फॉलो ही नहीं करेंगे, तो इससे हमारी बात सही तरह कन्वे नहीं होगी जैसे हम चाहते हैं। So let's begin the format. If you can see, we are going to practice block format. अब बच्चे पूछेंगे ब्लॉक फॉर्मेट क्या होता है? ब्लॉक फॉर्मेट वो होता है जो लेफ्ट साइड को फॉलो करता है, ठीक है? इसकी स्टार्टिंग टिल एंड हर चीज आपकी लेफ्ट साइड पर होती है, ठीक है? यानी कि आपका पेज मार्जिन, उस पेज मार्जिन के साथ ही आप सारी चीजें स्टार्ट करते हैं। नाउ इफ वी बिगिन द लेटर, द फर्स्ट थिंग व्हिच वी हैव टू राइट इज डेट। डेट का फॉर्मेट हमने कई दफ़ा डिस्कस किया है, हर तरह की सर्कुलर, लेटर राइटिंग, सब चीज़ों में डिस्कस किया है। तो वो फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ लिखवा देती हूँ कि आप सबसे पहले लिखेंगे मंथ, फिर आप लिखेंगे डेट, एंड देन यू आर गोइंग टू पुट कॉमा एंड देन यू राइट द ईयर, ठीक है? अच्छा, ये फुल स्टॉप मैंने लगा दिया है, लेकिन आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है। ये आपकी डेट हो गई। जब आपकी डेट लेफ्ट साइड पे हो गई तो आप एंटर दबाएंगे, क्योंकि आप ये काम डिजिटली कर रहे होंगे। तो आप एंटर दबाने के बाद नेक्स्ट लाइन पे ही सबसे पहले रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है? अब जो आपका रिसीवर है, ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ रिसीवर एड्रेस। आपको पेपर में इस तरह
छोटे छोटे से सब हेडिंग्स नहीं देने हैं, ये डेट, रिसीवर एड्रेस, ये आपको पेपर में नहीं बताना है। यू जस्ट हैव टू राइट द डेट, देन यू आर गोइंग टू राइट द रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस हमेशा 3 to 4 लाइन्स में आ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर के मैं आपको यहाँ सामने बता रही हूँ, ये इट्स नॉट द मिडिल, मैं आपको मिडिल में नहीं बताऊंगी। बेसिकली रिसीवर एड्रेस आप बॉक्स फॉर्मेट में लिख रहे होते हैं और वो इस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर उस्मान, मैनेजर HR, TCC Private Limited, कराची। ये मैंने आपको एक एड्रेस बना के दिखा दिया है, ठीक है। सो आप हमेशा देखें इस एड्रेस फॉर्मेट जो होता है वो एक बॉक्स की तरह होता है, कभी भी एड्रेस पूरी लाइन में स्ट्रेट वे में नहीं आ रहा होता। Once you're done with the receiver's address, then you're going to leave a line and then you're going to write in a little bit of middle of your page subject. Now subject depends कि आप subject क्या लिख रहे हैं। For example, अगर लेटर आपका complaint लेटर है तो आप यहाँ लिखेंगे complain about the defected प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका कंप्लेन है। अगर आपका कंप्लेन सब्जेक्ट नहीं है, लेट्स से आप कंप्लेन लेटर नहीं लिख रहे, आप एक परसुएसिव लेटर लिख रहे हैं जिसमें आप सामने वाले से कोई बात, उसको किसी बात पे कन्विंस कर लेंगे, मना लेंगे, तो आपका सब्जेक्ट वहाँ चेंज हो जाएगा। वहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे कि लेट्स से इट्स काइंड ऑफ आपकी कोई एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है और वो आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ सर्विसेज, जो कि जिससे आप अब सेटिस्फाइड नहीं है, लाइक यू नीड मोर सर्विसेज इंक्लूडेड इन इट एंड दे आर गिविंग यू अ वेरी लिमिटेड एक्सेस ऑफ सर्विसेज, प्लस द क्वालिटी ऑफ द सर्विस इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आपको जो सर्विसेज उनसे मिल रही हैं उनमें डिलेज आ रहे हैं, उनके जो स्टेशंस बने हुए हैं जहाँ पर आपको जाके ये इंश्योरेंस अवेल करना होता है, वो स्टेशंस बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड या एडवांस नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ कंप्लेंट्स हैं। तो आप इस चीज़ को किस तरह से समराइज करेंगे? आप लिखेंगे provision of health services, which means that you are going to talk about the health services they are providing and also you're going to give some solutions or suggestions to improve it, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने दो तरह के आपको सब्जेक्ट्स बताए। अब अगर आप आ जाते हैं लेट्स से किसी बिल्कुल ही डिफरेंट, यानी कि कवर लेटर पे। कवर लेटर वो होता है जो हम CV के साथ अटैच करते हैं। CV यूजुअली हम कब बनाते हैं? व्हेन वी नीड एडमिशन एट एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी या वीज़ा के लिए। और इन दो चीज़ों के अलावा हम जॉब एप्लीकेशन, यानी कि सिंपली जब हम कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जब हम कोई वैकेंसी पे अप्लाई करते हैं तो हम उसके साथ CV अटैच करते हैं। तो CV के साथ जब कवर लेटर आता है तो उस कवर लेटर में आप लिखेंगे फॉर द पोजीशन ऑफ, अब आपकी जो भी जॉब है, यानी कि लेट्स से अगर हम अकाउंटेंट की जॉब के लिए जा रहे हैं, फॉर द पोजीशन ऑफ अकाउंटेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें सब्जेक्ट पढ़ के समझ आ जाएगा कि अच्छा ये कवर लेटर जो है वो अकाउंटेंट की पोजीशन के लिए आया है, ये कवर लेटर जो है वो मैनेजर की पोजीशन के लिए आया है, ये कवर लेटर जो है वो कोऑर्डिनेटर की पोजीशन के लिए आया है, सो ऑन। आप इस तरीके से सब्जेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको 3 सब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल दे दी। इसी तरीके से जितने भी तरह के लेटर्स आते रहेंगे, आप क्वेश्चन को पढ़ के उसके कंटेंट को, उसकी रेलेवेंसी को देखते हुए, यानी कि वो बिल्कुल उसी बात पे आप एक छोटा सा फ्रेज, हमेशा याद रखें सब्जेक्ट अंडरलाइन नहीं होता है, या तो वो बोल्ड होता है या वो थोड़ा सा इटैलिसाइज होता है, यानी कि थोड़ा सा स्लांट लिखा हुआ होता है, यानी कि जो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ठीक है। अगर आप इन दो तरह से लिख रहे हैं तो सही है, अंडरलाइन ना करें, अंडरलाइन इज नॉट अलाउड। द नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट थिंग, कि सब्जेक्ट कोई सेंटेंस नहीं है। अगर आप ये तीनों चीजें पढ़ें जो मैंने लिखी हैं, इट्स लाइक अ फ्रेज। कंप्लेन अबाउट द डिफेक्टेड प्रोडक्ट एक फ्रेज है, प्रोविजन ऑफ हेल्थ सर्विसेज फ्रेज, फॉर द पोजीशन ऑफ अकाउंटेंट फ्रेज। इसका ना कोई एक पूरा एक सेंसिबल क्लॉज है, ना ये कोई सेंटेंस है, मतलब इसमें किसी किस्म का
बहुत ज़्यादा प्रेपोजिशन का या बहुत ज़्यादा जो है वो आर्टिकल्स का या टेंसेस का इस्तेमाल नहीं होता है। ये इनडेफिनिट फॉर्म में एक छोटा सा फ्रेज होता है जो सिर्फ हमारी बात को या पॉइंट को वाजे कर रहा होता है कि हम लेटर किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। मूविंग ऑन, जब हम मूव करेंगे तो हम सब्जेक्ट के फौरन ही बाद यहाँ पर सैल्यूटेशन लिखते हैं, यानी कि दूसरी ही लाइन में दोबारा लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। अब सैल्यूटेशन क्या चीज़ है? सैल्यूटेशन बेसिकली आपके टाइटल्स हैं, ठीक है। टाइटल, अच्छा सॉरी, ये जो सैल्यूटेशन के साथ मैंने निशान बनाया है ये आप नहीं बना दीजिएगा, क्योंकि सैल्यूटेशन जो होता है वो बेसिकली ये चीज़ होती है, डियर। अब जो भी टाइटल आप लगाना चाह रहे हैं, अगर आपको वो किसी बंदे का नाम पता है तो आप उनके साथ मिस्टर या मिस लगा देते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द जेंडर यू आर राइटिंग टू, एंड आगे आप उनका नेम लिखते हैं, ठीक है। उनका नेम जरूरी नहीं है कि आप फुल नेम लिखें, अगर आपकी ये फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंस है, यानी कि आप लेट्स से कम्युनिकेशन का स्टार्ट है, आप पहला लेटर किसी को भेज रहे हैं, तो वहां पर आप फुल नेम लिख सकते हैं, ठीक है। वरना हम क्या करते हैं कि हम मिस्टर और मिस के साथ जो है वो यूजुअली फर्स्ट नेम लगाते हैं। फर्स्ट नेम कोई भी हो जाता है आपका, असद, अनीला, साइमा, साद, कोई भी, यानी कि आपका फर्स्ट नेम खाली आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नेम हम जब लिखते हैं जब हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट हुई भी होती है और हम बातों मतलब उनके साथ काफ़ी दफ़ा कोलैबोरेट कर चुके होते हैं, हमारी बातचीत चल रही होती है, एंड वी आर अ लिटिल बिट फेमिलियर विद दैट पर्सन, ठीक है। तो सैल्यूटेशन में आपके टाइटल्स के साथ आपका नाम आ जाता है, ठीक है। अगर आपको नाम नहीं पता है, लेट्स सपोज, या आप किसी टोटल स्ट्रेंज जगह पर लेटर भेज रहे हैं, एंड दैट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और मे बी 2-3 टाइम्स यू हैव सेंड द लेटर, लेकिन आपको नहीं पता कि किसी जगह पर हमें किस पोजीशन के बंदे को ये लेटर देना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, तो आप वहां डायरेक्ट लिख सकते हैं सैल्यूटेशन वाली लाइन में, सॉरी, टू whom it may concern। ये जब हम लिख देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी उस पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठा है जिसे ये क्वेरी सॉल्व करनी है जो हम दे रहे हैं उसे, तो ये लेटर उस तक पहुंचा दिया जाता है। टू whom it may concern is a very safe and generic statement which we do in the beginning of the letter, ठीक है। जब हमारा ये काम हो जाता है then we move on। हम वैसे बहुत सारे लोग डियर सर या फिर डियर मैडम भी लिखते हैं, ठीक है, अगर आपको नाम नहीं पता होता, एंड देन यू पुट अ कॉमा। जब आप सैल्यूटेशन की लाइन से आगे बढ़ते हैं तो सैल्यूटेशन के बाद वाला स्टेप है इंट्रोडक्शन। अच्छा, अगेन मैं आपको बता दूं, ये हेडिंग्स आपको नहीं डालनी है, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो हेडिंग्स डाल देते हैं। हेडिंग्स डालना आपका काम नहीं है, सब हेडिंग्स सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई जा रही हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन में यूजुअली हम क्या लिखेंगे? अगर ये एक ऐसा लेटर है जिसमें आपको कोई चीज की डिटेल पूछनी है या बतानी है या मालूम करनी है, तो आप वहां स्टार्टिंग में अपनी बात का बैकग्राउंड बताएंगे। सो लेट्स से द फर्स्ट सब्जेक्ट वाज कंप्लेन अबाउट द डिफेक्टेड प्रोडक्ट। सो मे बी आपने कोई ऑर्डर किया हो कहीं से कोई प्रोडक्ट, और मे बी इट्स एन ऑनलाइन प्रोडक्ट, और मे बी अ प्रोडक्ट यू हैव ordered after reading the specifications or maybe visiting the showroom or something, लेकिन जब वो आपके पास पहुंचा तो उसमें कोई मसला था, वो नहीं चला, या वो उस तरह से नहीं मिला आपको जैसा आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था। अब अगर आप उसकी कंप्लेन लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे विथ रेफरेंस टू so and so product bought on whatever the date is, ठीक है, यहाँ डेट आएगी, ऑन डेट बाय कंपनी। अच्छा, बॉट की जगह आप परचेस्ड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्मल वर्ड, ठीक है, और एल्स बॉट भी चलेगा, ठीक है। तो परचेस्ड ऑन डेट बाय योर कंपनी, oh sorry, not by, it's from your company, ठीक है।
हैज, अब जो भी डिफेक्ट है, मे बी हैज अ माइनर डिफेक्ट ड्यू टू which it is not working properly। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप बताएंगे कि यूजुअली आपने उसके क्या स्पेक्स देखे थे और आपने वो क्या देख के किया और फिर वो किस तरीके से आपने उसको अनपैक किया और उसमें ये इश्यूज आए। तो ये आपका इंट्रो था, क्योंकि ये कंप्लेन का इंट्रो है। इसी तरीके से अगर आप लेट्स से दूसरा वाला ले लें कि प्रोविजन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, तो आप ये लिख सकते हैं कि डियर सर और मैडम, अब ये मैं आपको दूसरे वाले सब्जेक्ट के ऊपर बता रही हूँ, ठीक है, दैट्स व्हाई आई ड्रू अ लाइन। On behalf of all the employees working in XYZ company, I am writing this letter to bring, मैंने, अगर मेरी राइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो क्या है, ठीक है। दिस लेटर टू ब्रिंग इन योर consideration a grave issue of poor health insurance services provided by your company, ठीक है। सो अब आपने देखा कि हमने इस चीज़ को डिफरेंट तरीके से स्टार्ट लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम हेल्थ प्रोविजन की बात कर रहे हैं, हम उनकी पॉलिसीज़ में कुछ बेटरमेंट्स लाने की बात कर रहे हैं, हम उनकी पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं और डेफिनेटली अपने लेटर में आगे जाके हम सजेशंस देना चाहेंगे। इसलिए हमने इसका स्टार्ट बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लिया है। इसमें हमने एड्रेस किया है उनकी इश्यूज़ को, ठीक है। अगर आप तीसरा सब्जेक्ट देखें तो इसका स्टार्ट थोड़ा और डिफरेंट होगा, फॉर द पोजिशन ऑफ अकाउंटेंट। सो इसका आप स्टार्ट जो लेंगे दैट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस और रेफरेंस गिवन टू दैट पर्टिकुलर एड और पोस्ट विच यू हैव रेड, जहां से आपको पता चला कि ये अकाउंटेंट की पोजीशन एक फला कंपनी में खाली है और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी उसकी डेट्स हैं और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ के लिए हम जो लेटर स्टार्ट करेंगे उसका स्टार्ट इस तरह से होगा कि विथ रेफरेंस to your advertisement, printed in the
ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हमने रेफरेंस देके लेटर को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ हमने उस पोजीशन को भी टारगेट किया है जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, और हम वहाँ के लिए क्यों सूटेबल हैं ये हम आगे बताएंगे। लेकिन हमने ये ज़रूर बता दिया कि वी थिंक दैट और आई थिंक दैट आई एम द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद वाला जो पैराग्राफ होता है, दैट्स the main body paragraph. Now it contains most of the content, most of the details, facts, references and सजेशंस। ये सारी चीज़ें या इस तरह की चीज़ें आप अपनी डिटेल में बॉडी पैराग्राफ में लिख देते हैं। जब आपका बॉडी पैराग्राफ आपकी पॉइंट या जो भी आपका इंट्रोडक्शन था उसको सपोर्ट करके आपकी बात को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर देता है, देन यू विल कम टू द कंक्लूडिंग पार्ट। कंक्लूजन लेटर का बहुत ही सिंपल होता है। कंक्लूजन के भी कई जेनेरिक लाइनर्स हैं जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं। I'm just going to give you the examples of all the liners. So whichever you think is suitable for your letter, use that. जो भी आपको लगता है कि आपके लेटर के लिए सूटेबल लाइनर है, आप वो अपने लेटर में लिखेंगे, और बाकी सारी चीजें आप एज अ एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट लाइनर आई वांट टू गिव यू इज दैट फॉर फर्दर, ओके सॉरी, ठीक है, एक लाइनर ये हो गया। इसके बाद हम दूसरा लाइनर मैं आपको बता देती हूँ। Anticipating for a positive response. Number 3, ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। इनके अलावा बहुत सी ऐसे एंड लाइनर्स होते हैं जो आप कंक्लूजन में यूज करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचोगे कि हम इस कंक्लूजन में हम सिर्फ एक लाइन लिखेंगे। यस ऑफ कोर्स, कंक्लूजन कोई ऐसे कंक्लूजन नहीं है, ये एक लेटर कंक्लूजन है। लेटर जो कि फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। फॉर्मल डॉक्यूमेंट का मतलब टाइम सेवर है, ठीक है। 7 C's अगर आपको याद हो तो आप देखें कि हर दफा 7 C's एम्फेसाइज करते हैं 2 चीजों पे बहुत ज्यादा। नंबर 1 कंसाइज एंड कॉन्क्रीट। तो जितना ज्यादा आप बात को समराइज करके कम लफ्जों में और पावरफुल तरीके से बोलेंगे, दैट्स मोर इफेक्टिव रादर देन गिविंग अ लॉट ऑफ डिटेल्स एंड गिविंग इररेलेवेंसी। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी लाइन इररेलेवेंट नहीं है। जब आपने बात पूरी ऊपर समझा दी, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ कंक्लूजन और अ पैराग्राफ ऑन कंक्लूजन। आपको एक लाइन से अपना लेटर एंड कर देना चाहिए। सो या तो आप उनका ईगरली वेट कर रहे होते हैं अगर कोई बहुत अर्जेंट मैटर है, या तो आप उनका एक फॉरवर्ड एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ले रहे होते हैं। व्हाई? बिकॉज के ऑब्वियसली यू हैव proposed an idea and now you need a feedback to think and see कि क्या ये feasible है, applicable है या acceptable है या नहीं। इसी तरीके से आप या तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाह रहे होते हैं क्योंकि आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप चाह रहे हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो या कोई नया कोलैबोरेशन करें आप, या किसी किस्म का नया आप
कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। इसके लिए उसी तरह से आप होप इट हेल्प्स का मतलब होता है अगर आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो डेफिनेटली आप उनसे उनको मजीद कंसिडरेशन शो करते हैं। दैट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ द 7 C's। कंसिडरेशन शो कर रहे होते हैं कि अगर आई होप कि मैंने जो भी आपसे कहा या जो भी मैंने आपको पढ़ाया या जो भी मैंने आपको समझाया आपको समझ आया है, ठीक है। उसी के साथ आप एक लाइन ये भी देखेंगे, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, का मतलब होता है कि हो सकता है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं थी या आपको मजीद और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अगर आप वो इन्फॉर्मेशन मुझसे चाह रहे हैं या आपको इससे मजीद कोई क्वेश्चंस डेवलप हुए हैं आपके और आप वो क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप मुझे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे वो कंक्लूसिव सेंटेंसेस हैं जो आप एज अ वन लाइनर यूज करते हैं जस्ट टू एंड योर द होल ऐसे। अच्छा, जब आपका लेटर एंड होता है तो एंड ग्रीटिंग आती है कंक्लूजन के बाद। अच्छा, अब एंड ग्रीटिंग क्या होती है? एंड ग्रीटिंग पहले ज़माने में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती थी कि अगर आप किसी स्ट्रेंजर को लिख रहे हैं लेटर तो आप योर्स फेथफुली पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि उस बंदे से आपकी पहले कभी बात नहीं हुई थी एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर राइटिंग, तो ऑब्वियसली यू कैन एंड ऑन। अगर आप किसी को जानते हैं और आप उनके साथ किसी किस्म की कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू लेटर्स तो आप लिखते थे योर सिंसियरली, विच इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। अब ये ऑब्सलीट नहीं हुए हैं, लेट मी टेल यू, ये चीज अभी खत्म नहीं हुई है, ये आप अभी भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई इसी के साथ ज्यादा फेमिलियर है और उसको लगता है कि बाकी चीजें याद रखना इतना आसान नहीं है और मैं योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली पे ही खत्म करूंगा, फाइन। ये बस याद रखिएगा कि फेथफुली है अननोन्स के लिए और सिंसियरली होते हैं नोन्स के लिए, ठीक है। अच्छा, इनके अलावा अब क्योंकि हम एक मॉडर्न एरा में रहते हैं, हम 21st सेंचुरी में आ चुके हैं, अब बहुत दफा आप लेटर वार्म रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स या सिर्फ रिगार्ड्स पे भी खत्म कर सकते हैं। अगर आप इन तीन में से भी कोई एक ऑप्शन पे लेटर खत्म कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एंड प्रिसाइज एंडिंग, ठीक है। और रिगार्ड्स के बाद आप हमेशा, क्योंकि अभी आप ऑनलाइन देंगे टेस्ट, तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज जब हम पेपर पे लेटर लिख रहे होते हैं तो हम पहले यहाँ पर साइन करते हैं एंड राइट आफ्टर आवर सिग्नेचर वी राइट आवर नेम, ठीक है, एंड दैट्स द एंड ऑफ द लेटर। So I hope this whole format is very very effective for you and also understandable. मैं बहुत comprehensive तरीके से आपको एक एक पार्ट मैंने बताया, बस कुछ चीज़ें याद रखिएगा कि लेटर्स हमेशा आपको जब पेपर में क्वेश्चन फॉर्म में आएंगे तो कभी भी उसका टाइप वहाँ मेंशन नहीं होगा, कहीं पर भी क्वेश्चन के साथ ये नहीं लिखा होगा कि राइट अ परसुएसिव लेटर, राइट अ कंप्लेन लेटर और सो एंड सो। ये चीज आपको क्वेश्चन के स्ट्रक्चर से और उसके कंटेंट को पढ़ के, यानी कि उसमें जो लिखी है बात उसको पढ़ के समझनी है कि क्या मुझे इस बारे में, ये मुझसे कंप्लेन लेटर लिखवाना चाह रहे हैं या ये मुझसे किसी कंप्लेन का एक रिस्पॉन्स लिखवाना चाह रहे हैं या ये फॉलो अप है, इंक्वायरी है, क्या है। ये चीज आपको खुद समझनी है और ये चीज आपको जब भी समझ आएगी जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी होगी। ओके, सो फॉर योर हेल्प एक छोटी सी एडवाइस, अगर आप चाह रहे हैं कि आप स्टडी टेक्स्ट से हट के भी प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप वही मटेरियल देखें जो आई कैप दे रहा है। अच्छा, अब अगर आप देख सकते हैं WST आप लिखेंगे अपने ब्राउज़र्स पे और उसके साथ आप लिखेंगे पास्ट पेपर्स। जब आप WST पास्ट पेपर्स लिख के सर्च करेंगे तो वो आपको ले जाएगा आई कैप की वेबसाइट पे। जब आप आई कैप की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे पास पेपर्स आएंगे जो WST के होंगे। WST स्टैंड्स फॉर बेसिकली राइटिंग स्किल्स टेस्ट, ठीक है। ये किसी ज़माने में हुआ करता था कैफ लेवल पे आके, PCSE एक सब्जेक्ट होता था उसके साथ, जो कि अब जो है डिसकंटिन्यू कर दिया और वो राइटिंग का सेक्शन जो है वो आपके PRC में इंक्लूड हो गया है। सो अगर आप इस पेपर को जब खोलेंगे तो इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं, एक आता है ऐसे राइटिंग, एक आता है प्रेसी और उसके साथ आता है लेटर। क्वेश्चन नंबर 3 होता है फॉर लेटर्स। सो मेरा सजेशन आप सबको ये है कि जितने भी पास्ट पेपर्स आई कैप की वेबसाइट पे आपको WST से रिलेटेड मिलेंगे उनका क्वेश्चन नंबर 3 ज़रूर प्रैक्टिस करें। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस टाइप के लेटर्स और किस तरह की लैंग्वेज आई कैप आपको पेपर में दे सकता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है प्रेसी के लिए।
अगर आप अपनी प्रेसी को भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि प्रेसी के लिए आपको किस तरह के रीडिंग पैसेजेस आएंगे आई कैप की तरफ से, तो उसके लिए भी WST का पेपर आपके लिए बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। एंड लास्टली क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे का है। ऐसे की आपको मैं प्रैक्टिस के लिए ये सजेस्ट करूँगी कि आप सारे टॉपिक्स देखिएगा, लेकिन उसमें से सिर्फ वो टॉपिक्स उठाइएगा जिस पे आप आर्ग्यू कर सकें या फिर वो कोई प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है। ठीक है, अगर वो आर्ग्यू बेस्ड या प्रॉब्लम बेस्ड नहीं है और कोई बहुत ही जनरल किस्म का, यानी कि पाकिस्तान हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर कोई बहुत ही वेग कॉन्सेप्ट जैसे कि होप या इमोशंस से रिलेटेड कोई टॉपिक है, तो आप वो प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि वो एक एक्सपोजिटरी ऐसे का टॉपिक है, यानी कि एक ऐसा टॉपिक जिसमें आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आपके पेपर में अब वैसे टॉपिक्स नहीं आते हैं। आपके पेपर में जो टॉपिक्स आ सकते हैं वो या तो आर्ग्यूमेंटेटिव हैं, क्योंकि एफिनिटी डायग्राम के साथ आएगा वो, या फिर वो प्रॉब्लम बेस्ड है जो कि फिशबोन डायग्राम के साथ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 WST पेपर का ज़रूर प्रैक्टिस करें। और इसी के साथ आज की क्लास एंड होती है एंड वील मीट सून इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।